Good morning students. Today we are going to start a new lecture of thermodynamics, lecture number 2 in class 11. In previous lecture we were discuss about some small definitions like system, surrounding, heat capacity etc. अब इसमें हम देख रहे हैं वर्क कैलकुलेशन। वर्क कैलकुलेशन कैसे की जाती है? वर्क गैस का जो वर्क होता है वो इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2 PdV। W इक्वल टू PdV होता है। P एक्सटर्नल जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्रेशर ऑफ गैस के होगा। ठीक है, तो W गैस इक्वल टू माइनस, ये यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट V1 से V2 P एक्सटर्नल और ये dV, यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया P गैस की जगह पे। ये कौन सा था, गैस की जगह पे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए W जो होगा IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से वर्क डन बाय द गैस, अगर कोई गैस वर्क कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पर dV होगा पॉजिटिव, W होगा नेगेटिव में। ठीक है, जब W नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। यानी कि क्या हो रहा है कि गैस रखी है, गैस नीचे से प्रेशर लगा रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़। अगर वर्क डन ऑन द गैस, अगर गैस पर वर्क हो रहा है तो dV इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव और W हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर गैस वर्क नहीं कर रही है, ऊपर से वर्क किया जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। तो कोई गैस क्या कर रही है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है ऊपर से प्रेशर लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है ना, तो ये वर्क की कैलकुलेशन है। इसके आगे भी है, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं वर्क कैलकुलेशन की, तो P एक्सटर्नल जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट। एक्सटर्नल जो प्रेशर हम लगा रहे होंगे वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। यानी कि जो मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई गैस रखी हुई है और ये पिस्टन लगा हुआ है, नीचे गैस है, सडनली मैं यहाँ पे किसी m मास को यहाँ पर रख दूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर जब ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, तो वर्क की कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला है वो होता है W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन P इंटू डी। भाई W इक्वल टू P भी होता है ना, तो जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो P कौन सा है, ये एक्सटर्नल वाला, और ये dB डिफरेंस इन वॉल्यूम। W इक्वल टू माइनस यहाँ से P एक्सटर्नल इंटू मैंने इसको कर दिया डेल्टा V। ठीक है, D होता है स्मॉल चेंज के लिए और डेल्टा होता है लार्ज चेंज के लिए, तो यहाँ पे कर दिया जाता है डेल्टा V, क्योंकि एकदम लार्ज चेंज आएगा। क्योंकि सडनली क्या होगा कि जैसे आप m मास को रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस पर, तो गैस जो है वो तुरंत ही कैसी होने लग जाएगी, कंप्रेस होने लग जाएगी नीचे के लिए, क्योंकि m मास आपने रखा हुआ है। तो यहाँ पर लार्ज डिफरेंस आएगा वॉल्यूम में। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल इस पर डिपेंडेंट छोटा सा है, इस पर कोई ऐसा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इस पर है। ये 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। एट 27 डिग्री सेल्सियस अ गैस इज एक्सपेंडेड, गैस कैसी हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर। ठीक है ना, अब इस पर डिपेंडेंट जो दिया हुआ है वो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है 1 लीटर से 5 लीटर पर, अगेंस्ट 2 atm कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, 2 atm का कांस्टेंट प्रेशर लगा दिया। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, तो इसके लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब P एक्सटर्नल वो है जो आप लगा रहे हो, तो P एक्सटर्नल जो है वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 atm प्रेशर, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया। और इंटू में डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, तो 5 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1, तो ये किस में आ गया, -8 में। अब -8 atm आपका प्रेशर आ गया, वर्क डन ये होगा। अब वर्क कौन कर रहा है, माइनस साइन है ये, और W अगर माइनस में आता है, अगर W नेगेटिव साइन है, तो फिर वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस कोई वर्क कर रही होगी तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक तो कंप्रेशन होता है और एक एक्सपेंशन होता है। तो गैस
कौन काम कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस, तो गैस काम कर रही है तो ये एक्सपेंड कर रही है ऊपर के लिए, तो ये साइन हमें इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रही है, तो उसको ऊपर के लिए उठा रही होगी, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये 1 लीटर से कितना हो गया, 5 लीटर हो गया, तो ये गैस काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस पर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अब यहाँ से भी आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 लीटर से 5 लीटर हो रही है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो इसने कांस्टेंट 2 atm का प्रेशर लगा दिया, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होगा, तो -8 तो हो गया इसका वर्क डन, ठीक है ना। और जो प्रोसेस हो गया ये कैसा हो गया, एक्सपेंशन, क्योंकि गैस ऊपर के लिए प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, ये तो प्रोसेस था इरिवर्सिबल के लिए, और ये वाला प्रोसेस होगा रिवर्सिबल के लिए। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है भाई, वही वाला है, W = माइनस इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, लिमिट V1 से V2 ले ली, और P × dB ये ले लिया। अब ध्यान रखें इस बात के लिए कि जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वहाँ इनफाइनाइट स्टेप्स आएंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप, और टेम्परेचर होगा कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल है, और प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV = कांस्टेंट। जरा वो मार्कर उठाओ। तो PV = कैसा हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर P जो होता है वो इक्वल टू होता है nRT/V, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। PV = nRT, P = nRT/V। अब यहाँ पर P की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा W = माइनस लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2 nRT/V इंटू में dB, ठीक है ना। ये यही वाले P की जगह मैंने पुट कर दिया, तो W = माइनस ये आ जाएगा आपका nRT, और यहाँ पे मैं ले लूँगा ln V, यहाँ जब साइन खोलता है तो ये आ जाता है ln, और ln क्या हो जाएगा V, और इसकी लिमिट हो जाएगी V1 से V2। उसके बाद W = माइनस nRT ln, जब यहाँ से ही खुलेगा तो ये आ जाएगा V2/V1। अब W = माइनस, अब ध्यान रखें ln को जब मैं log 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो वैल्यू होती है 2.303, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये nRT, और ये हो जाएगा log 10 V2/V1। तो ये आपका एक यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद W = 2.303 nRT log 10, और ये हो जाएगा P1/P2। आपको पता है P1V1 = क्या होता है, P2V2। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, D2/V1, तो ये हो जाएगा हमारा P1/P2, ये इसका अपोजिट है। अब इस पे डिपेंडेड, ये तो प्रेशर के लिए है, अगर आपके सामने प्रेशर दिया हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम दिया है तो ये, वॉल्यूम में चेंज दिया है तो ये वाला फार्मूला, प्रेशर में चेंज दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ये फार्मूला है किसके लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये है रिवर्सिबल के लिए, तो इसका भी एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 मोल ऑफ गैस आर एक्सपेंडेड हो रही है रिवर्सिबल, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन रिवर्सिबल में ये चीज़ ज़रूर होती है। रिवर्सिबल फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, यानी कि 10 लीटर से 20 लीटर पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका, यानी कि ये साइन भी जो भी आना है, ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, W माइनस में आएगा यहाँ, तभी एक्सपेंशन होगा, और पॉजिटिव में आ जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। तो वर्क कौन कर रहा होगा, वर्क डन ऑन द गैस, तो गैस पर वर्क हो रहा होगा। तो W = माइनस 2.303 nRT log 10 V2/V1, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर टू 20 लीटर। अगर प्रेशर दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो W = माइनस 2.303, n की वैल्यू 2 मोल देखो स्टार्टिंग में ही दे रखी है, तो 2 × 8.314 वैल्यू होती है, जूल में होती है हमारी R की वैल्यू होती है, और टेम्परेचर हमारा कितना दिया था 27 डिग्री सेल्सियस। इस 27 में 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। log 10
20/10, ये 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, ये 2 आ जाएगा, log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे और ये 300 से मल्टीप्लाई, इन सबसे मल्टीप्लाई होके W किस में आएगा नेगेटिव में, W किस में आएगा हमारा नेगेटिव में। जब भी W नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा एक्सपेंशन, यानी कि वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है, तो ये क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे भी यहाँ से दिखाई दे रहा है 10 लीटर से 20 लीटर, तो ये क्या ऐसा प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है। नेक्स्ट देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U, और कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इट इज़ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ गैसियस मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल में जितनी भी टोटल एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो सकती है, अब उसके अंदर दो तरह की एनर्जी हो सकती है गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर। एक तो हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब ये इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। अब जब अट्रैक्शन होगा तो किन के बीच में होगा, अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, उनके बीच में, इनके जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके जो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंट्रैक्शन में रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, तो ये इसकी वजह से डेवलप होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों का सम ही क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी। इसकी वैल्यू कभी कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं की जा सकती, एक्यूरेटली नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की वजह से या मॉलिक्यूल के मोशन करने की वजह से। इसमें दो तीन तरह की होती है, एक तो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशनली। तो वाइब्रेशनल, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी तीन तरह के मोशन होते हैं, इनको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, कभी भी यू की यानी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइन, उसका चेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब डेल्टा यू और डेल्टा ई को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, ये बहुत पॉपुलर होता है। इसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि जो यूनिवर्स के अंदर टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस ब्रेक होता है या फिर न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो वहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट का केस आ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के टूटने से कुछ एनर्जी जो है उसकी बाहर चली जाती है, तो उसके मास में डिफेक्ट आ जाता है, उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। बाकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी के लिए वैलिड है, यानी कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहती है। अब अगर मैं इसको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो डी ई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये इक्वेशन होती है किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। डी स्मॉल चेंज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, हीट के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंस इन हीट, और ये डिफरेंस इन वर्क। अब इसको मैं अगर लार्ज चेंज में ले आऊँ तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी डेल्टा ई, इसको मैं क्यू में ले आऊँ और इसको डब्ल्यू ले आऊँ, तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी। इसमें कुछ केसेस बनाए हैं मैंने, जैसे पहला केस है आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो आपको पता है W इक्वल टू माइनस क्या होता है PdV, ये चीज़ कांस्टेंट होते है, ये भी क्या हो जाएगी हमारी जीरो। अब ये चीज़ हमारी कैसी हो गई, हमारी W जीरो, अगर मैं W को यहाँ जीरो कर दूँ तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। अब Q के आ जाएगा साइड में, मैं उसके सफिक्स में V लगा दूंगा, V का मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। सेकंड केस जो है वो हमारे पास में है फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो हुआ तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वही वाली इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को देखूँ तो डेल्टा ई हमारा जीरो हो चुका है, तो क्यू को इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है,
और Q अगर 0 हुआ तो इसी इक्वेशन में Q को 0 करेंगे तो डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा, W के, वर्क डन के बराबर आ जाएगा। इस केस में, इस कंडीशन में दो केस बनेंगे। पहला केस होगा अगर W पॉजिटिव आया, अगर W पॉजिटिव आया तो डेल्टा E भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं एनर्जी को बढ़ाऊंगा तब टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हीटिंग। तो हीटिंग हो जाएगी, एनर्जी बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अगर W पॉजिटिव है तो W पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, W पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि इस पे वर्क कौन कर रहा है, गैस वर्क कर रही है। मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया था कि अगर W पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस हो जाएगा कंप्रेशन का, तो फिर कंप्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा वो। तो उस केस में डेल्टा E भी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कंप्रेस कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा के दबा रहे हैं गैस को, तो एनर्जी बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और हीटिंग हो जाएगा। अगर W की वैल्यू नेगेटिव में आई तो डेल्टा E भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि E को अगर मैं कम करता चला जाऊँ एनर्जी को, तो टेम्परेचर कम होने लग जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कूलिंग, तब कूलिंग होने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप इसे करें। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी हीट को ही कहते हैं, बस ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एंथैल्पी बताया जाता है। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी इज इंट्रोड्यूस टू कैलकुलेट चेंज एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी का चेंज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक न्यू फंक्शन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज़ किया गया है जिसको कहा जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू E प्लस PV, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर चेंज कर लूँ मैं एंथैल्पी में, तो DH इक्वल टू DE प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा V, ठीक है ना, V डेल्टा P। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर ले लूँ तो DP क्या हो जाएगा, 0। तो DH इक्वल टू DE प्लस P डेल्टा V आ जाएगा, P DV आ जाएगा। अब इसको मैं डेल्टा लार्ज चेंज में ले आऊँ तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V आ जाएगा। यही इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी को, ठीक है ना। अब W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P डेल्टा P DV, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस P डेल्टा V। अब ये P डेल्टा V जो है हमारा, अगर मैं इसको यहाँ वैल्यू को पुट कर दूँ तो ये डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E, ये माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस W। ये किस पर लिया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसको मैं लिखूँगा QP इक्वल टू किसके हो जाएगा, QP के। अब डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो ये आ जाएगा डेल्टा E माइनस W इक्वल टू Q आ जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को अगर देखूँ तो डेल्टा H किसके इक्वल था, QP के, और Q इक्वल टू क्या होता है, NC डेल्टा V डेल्टा T। ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू NCP डेल्टा V डेल्टा T हो जाएगा। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी के हिसाब से ऐसे कैसी डेल्टा E इक्वल टू क्या बताया जाएगा, QB, ये पीछे निकाल चुके हैं, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, NCB डेल्टा T के। तो इसी इक्वेशन में चेंज करते जा रहे हैं। अब इसी में चेंज करते हुए एक रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, मोलर हीट कैपेसिटी C जो होता है वो इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा P। ये C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T पढ़ा था, हीट कैपेसिटी। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, QB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB इंटू डेल्टा T। अब ये वैल्यू किसके इक्वल थी, डेल्टा E के। ये आपने यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, ये आ गई, ये वैल्यू किसके बराबर थी, इसके, और पहले वाले में भी बताया हुआ है। और कांस्टेंट प्रेशर होगा तो QP इक्वल टू क्या आ जाएगा, CP डेल्टा T, और ये किसके होगा, एंथैल्पी चेंज के। अब मैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा भी ले रहा हूँ, यही वाली इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली है, ये वाली, ठीक है। बस मैंने डेल्टा को यहाँ पहले लगा लिया। अब PV इक्वल टू क्या होता है, RT के, तो मैंने यहाँ पे PV की जगह क्या कर दिया, RT। अब यहाँ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस RT, तो मैंने R कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लिया और ये हो गया डेल्टा T। अब ये डेल्टा H इक्वल टू क्या था, CP डेल्टा T। यहाँ से हमने देखा था डेल्टा H इक्वल टू क्या था, डेल्टा H इक्वल टू CP डेल्टा T, ये ले लिया। ऐसे कैसी, यहाँ पे मैंने डेल्टा E की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दी, CB डेल्टा T, ये हो गई। अब प्लस R डेल्टा T। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये हो जाएगा CB प्लस R, और यहाँ पे मैंने डेल्टा T कांस्टेंट करके इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा CP इक्वल टू CB प्लस R। इसको इधर भेजेंगे तो ये CP माइनस CB इक्वल टू R हो जाएगा। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, CP और CB के बीच में।
तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना।